नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में जो हम सुनील सर के साथ डिस्कस करते हैं फंडामेंटली और नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बिग पिक्चर के तौर पे। पिछला हफ्ता हमने देखा काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वॉर फ्रंट में भी काफी कुछ हो रही थी चीजें और मार्केट ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे। हालांकि लास्ट टू लास्ट वीक जो था वो ज्यादा बढ़िया रिकवरी वाला था। पिछला हफ्ता उतना अच्छा रिकवरी का नहीं था। शायद मार्केट अब थोड़ा थोड़ा रुक रहा है यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब वीकेंड के दौरान ही ये खबर आ गई थी कि हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन हो गया है, क्रूड में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली और उसके 2 घंटे बाद ही फिर खबर आई कि नहीं नहीं साहब वो हॉर्मुज अभी बंद रहेगा क्योंकि यूएस अपने पूरे प्रोमिसेस नहीं किए। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। लेकिन हुआ क्या लास्ट वीक और नंबर्स के जरिए हम लोग उसको देखते हैं, फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो ये है लास्ट वीक का, यानी 13 से 17 अप्रैल के बीच में इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया। देखिए 1.3% निफ्टी गेन किया है, जबकि लास्ट टू लास्ट वीक देखिए 6% गेन था। तो वहां पे बड़ी रिकवरी आई थी। अब मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है। मिड और स्मॉल कैप में आप देखिए खास तौर पे 3.5 4.5, माइक्रो कैप 5% तक की रैली यहाँ पे दिखा रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में रैली यहाँ पे बनी। एफआईआईज का जो नंबर हम लोग देख रहे हैं वीकली बेसिस पे, यहाँ पे गाड़ी एकदम उलट गई है। अब डीआईएस बेच रहे हैं और एफआईआईज खरीद रहे हैं। और खास तौर पे 17 अप्रैल को तो लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग डीआईआईज की तरफ से हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीकली बेसिस पे 6,000 करोड़ नेगेटिव है डीआईआईज और 253 करोड़ पॉजिटिव है एफआईआईज। अब इसके साथ हम लोग देखें कि पूरे 2026 के 3 महीनों में क्या क्या हुआ। तो जैन फेब मार्च, ये 3 महीने अगर आप देखें तो जनवरी में 41,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज की, फरवरी में बहुत कम सिर्फ 6,500 करोड़ की, लेकिन मार्च में 1,22,000 करोड़ की, यानी भयंकर सेलिंग की उन्होंने। टोटल बनता है 3 महीनों का 170। इसमें अप्रैल का आंकड़ा नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि वो हमने अलग से दिखाया आपको। वैसे डीआईएस को देखेंगे तो 69,000 करोड़ की बाइंग की, फिर 38,000 करोड़ की बाइंग की और मार्च में 1,42,000 करोड़ की बाइंग की। टोटल 2.5 लाख करोड़ वो 3 महीनों में से खरीद चुके हैं। लेकिन 2025 और 26 का भी आंकड़ा हमने आपको दिखाया क्योंकि एफआई पे बहुत चर्चा होती है। तो 2025 जो पिछला साल था उसमें 7,88,000 करोड़ की बाइंग डीआईएस ने की और एफआई ने सिर्फ 3 लाख करोड़ बेचा। जब 2026 में हम आए तो मतलब टोटल आप देखिए इसमें अब तक का जो 26 का है 2,09,000 करोड़, इसमें अप्रैल जुड़ा हुआ है और इन्होंने 2,80,000 करोड़ की बाइंग की है। तो ये नंबर को डिकोड करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हुआ। अदर एसेट क्लासेस में आप देखिए गोल्ड, जैसे जैसे क्रूड नीचे आ रहा है गोल्ड ऊपर जा रहा है। करेंसी हमारी काफी हद तक स्ट्रांग हुई, उसके बाद अब 92-60 के आसपास चल रही, लेकिन बॉन्ड यील्ड अभी भी क्लोज टू 7% यहाँ पे है। ऐसे में 3 सवाल मन के अंदर आते हैं जो पूछना चाहिए कि डीआईआईस का जो बिहेवियर चेंज हुआ लास्ट वीक से, इसका क्या मतलब है। दूसरा, क्या मार्केट ने पूरे वॉर को राइट ऑफ कर दिया है, यानी वॉर कितना भयानक हो सकता है वो भी उसको डिस्काउंटिंग है और पीस स्टॉक्स जो हो रही हैं वो भी उसकी डिस्काउंटिंग उसने कर ली है। और तीसरा सवाल, 2 दिग्गज प्राइवेट बैंकों के रिजल्ट आए हैं शनिवार को, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इन रिजल्ट के थ्रू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या संकेत दे रहे हैं, इन सब पे हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ सुनील सर जुड़ गए हैं। सुनील सर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो 3 सवाल सर मेरे मन में आ रहे हैं, बड़े बड़े सवाल हैं और आपसे समझेंगे क्योंकि एफआईआई डीआईएस का बिहेवियर लेकर के ना सर बहुत चर्चा अपने ट्विटर पे होती है। डेली नंबर आते हैं तो लोग रोज उसमें ड्राई पाउडर खत्म हो गया है नहीं है, स्ट्रेटजी क्या है, इन सब पे चल रही है। तो सर मुझे अब यही तीनों क्वेश्चन आपसे समझ में, बताइए सर क्या क्या होने वाला है। तो मैं पहले आपकी जो फ्लोज वाली स्लाइड है ना उस पे जाएंगे, फिर मेरी स्लाइड पे आएंगे। तो 1 मिनट आप उधर रिवर्स कीजिए। तो ये इसको छोड़िए, ये तो इस हफ्ते की बात है, राइट। तो वो तो साफ आपने भी एक्सप्लेन कर दिया कि एफआईएस का रुख बदल चुका है और डीआईएस का भी रुख बदल चुका है, मगर उसका आंसर पार्टली इस स्लाइड में है जो सामने दिख रहा है। तो देखिए क्या हुआ कि देखिए एफआईएस की पहली बात करते हैं। जनवरी महीने के शुरुआत में आपको एक दिन में याद दिलाऊं कि दिसंबर में हमारी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स थी वो ऑल टाइम लो 10 के नीचे चल गई थी, राइट। तो उस जनवरी मंथ में देखें तो एफआईएस ने 41,000 करोड़ बेचा था, बट इट वाज अ वेट एंड वॉच पीरियड कि वॉलेटिलिटी कम है, इंडियन मार्केट की आउटलुक कैसी है। और जनवरी में क्या होता है कि एफआईएस भी 10 जनवरी को ही वापस छुट्टी से वापस आते हैं,
तो धीरे धीरे अपना वो सोच तय करने की कोशिश करते हैं। और फरवरी में एकदम गिर गया था उनका सेलिंग। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या हुआ था खास फरवरी में, 1 फरवरी को बजट आई थी। याद है कि लोग, रिटेलर्स और मार्केट, टैक्स कट कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एसटीटी को बढ़ा दिया, नाराज थे। बट एफआईएस ने देखा कि ये प्रो इकोनॉमी बजट था, इसलिए वहां पे देखिए सेलिंग बहुत कम, खाली 6,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, राइट। और फिर मार्च में, फरवरी 28 को वॉर शुरू हुई, तो नेचुरली वॉर का वर्स्ट इंपैक्टेड कंट्री इंडिया है। करेक्ट। हम वॉर में शामिल नहीं है, बट वर्स्ट इंपैक्टेड कंट्री इंडिया। ये तो दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्यों। 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, फलाना। हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमारा 20-25% अभी भी आता है, उसमें ये तो उसका क्लोजिंग में हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सब साफ है। तो क्लियरली इंडिया के ऊपर उनका व्यू नेगेटिव बन गया और भयंकर बिकवाली उन्होंने कर डाली, राइट। तो ये है एफआईएस की बात। अब राइट में देखिए डीआईएस की बात। यहाँ पे डीआईएस ने क्या किया, तो एज यूजुअल उनका देखिए, डीआईएस में कौन शामिल होते हैं आपको, एक तरफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होते हैं, दूसरी आपको पीएमएस और एआईएफ की जो इंस्टीट्यूशनल नॉन म्यूचुअल फंड की एक मैनेज्ड एसेट्स होती है, तीसरी होती है आपको इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मैं एलआईसी को अलग रखूंगा और बाकी इंश्योरेंस कंपनी को अलग रखूंगा, बिकॉज एलआईसी का दो तरफा होता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी और एलआईसी की कॉमन होती है कि यूलिप के पोर्टफोलियो में जितना इक्विटी होता है उतना खरीदते हैं, तो यूलिप की फ्लोज कैसी आती है उसके बेसिस पे वो खरीदते हैं। मगर एलआईसी का उसका और भी एक रुख है कि उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो से वो स्टॉक की पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रखता है अपनी प्रोप्राइटरी मनी से। तो एक एलआईसी का इन्वेस्टर मनी का एक है, एक प्रोप्राइटरी मनी की बात है, तो एलआईसी एक अलग दिग्गज है। फिर आते हैं आपको ईपीएफओ और ये वाले इंस्टीट्यूशंस जो भी अपना इंक्रीमेंटल फ्लो से इक्विटी खरीदते हैं। तो ये है टोटल डीआईएस। बट क्लियरली आप देख सकते हैं तो 40-50% एटलीस्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का हाथ होता है। तो ये 69,000 करोड़ का जो जनवरी का है, वो समझिए कि जैसे जनवरी में जो सिचुएशन बन रही थी वहां पर उन्होंने जो भी करेक्शन, बिकॉज एफआईएस बेच रहे थे 40,000 करोड़, उनने जाके खरीदा, ओके। और फरवरी में वो थोड़ा कम हुआ, बिकॉज उस महीने में आपको याद होगा आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की फ्लोज थोड़ी धीमी हुई थी, राइट, थोड़ी बहुत, राइट। और फिर मार्च में जब वॉर शुरू हुई, मैं ये क्यों डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि उनकी सोच मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब एफआईएस बेचने लगे एक नेगेटिव व्यू ऑफ द वॉर में, डीआईएस ने उसको ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के जम के खरीदा, यानी टो टू टो मैच किया। 1.22 लाख करोड़, 1.43 लाख करोड़, तो जो भी वो बेच रहे थे ऑलमोस्ट। बट मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। नहीं, क्या डीआईएस का जो खरीदार होता है वो खाली लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप में नहीं रहता है, वो स्प्रेड अक्रॉस रहता है। तो इसलिए मार्केट में जो भी प्रेशर आया था वो बिकॉज डीआईएस की खरीदारी वो स्प्रेड, बिकॉज करेक्शन जो हुआ था वेंट अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो डीआईएस ने अपना कैश जो है, जो हम कहते हैं ना गन पाउडर ड्राई हो गया, ये हो गया, क्योंकि हर महीने 30,000 करोड़ ही आ रही है इन्फ्लोस तब तक, और उन्होंने 1,40,000 करोड़ यानी कैश बैलेंस उसको ड्रॉ डाउन करके निवेश कर दिया, राइट। तो अप्रैल की बिगिनिंग में उनके लिए एक सिचुएशन थी कि बहुत तगड़ा, और इसका कारण था कि उन्होंने भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा कि ये एक शॉर्ट क्विक वॉर होगी जिसमें उसके बाद मार्केट बाउंस हो जाएगी। और आपने हिस्ट्री देखा तो वैसा हुआ है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर लास्टेड फॉर ओनली लेट्स से 3 मंथ्स का इंपैक्ट था, वो उतना बड़ी वॉर भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट खाली 3 महीने का था। इनफैक्ट 10 दिन के बाद ही फर्दर सेलिंग कम हो गई थी, फर्दर एक्शन कम हुई थी। एकदम 10 दिन में भयंकर 4,000 पॉइंट की गिरावट आई थी, उसके बाद थम गया था। तो ऐसा उन्होंने रीड किया सिचुएशन को, और ये रीड गलत निकली, बिकॉज एक तरफ ईरान का रेजिस्टेंस, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, बट ईरान का रेजिस्टेंस वाज अनएंटिसिपेटेड। सेकंड, साइलेंटली रशिया और चीन का ईरान को सपोर्ट इस वॉर में, ये दोनों अंडर एस्टिमेट हुए हैं। तो इसीलिए क्या क्या उन्होंने, अगर उनको भी लगता था कि ये रशिया यूक्रेन की तरह थोड़ी लंबी भी चल सकती है, तो इतना खरीदारी नहीं करते, वो वेट एंड वॉच करते कि और गिरने दो। नहीं, उन्होंने डाल दिया पैसा जब एफआईएस ने बेचा, राइट। तो अब सिचुएशन है कि अप्रैल की बिगिनिंग में
उनकी कैश बैलेंसेस लो थी। आई थिंक पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कितना उनका कैश बैलेंस गिर चुका है करके, फ्लेक्सी कैप ये सब डिस्कस किया था। अब अप्रैल की बात करें तो आपने यहाँ पर इस हफ्ते का, मैंने पूरे अप्रैल का एक एनालिसिस किया, वो आप मेरे पहले स्लाइड में चली जाइए। तो ये स्लाइड गौर से पढ़िए, ये नीचे से ऊपर है, 1 अप्रैल 2 अप्रैल यानी छुट्टी को छोड़कर वर्किंग डेज ऑफ द मार्केट। ओके, और इस पे खास करके आपको देखना चाहिए जो नंबर आप देख रहे हैं कि नेट फ्लोज, वो है 1 2 3 चौथा कॉलम में। ओके, डीआई का नेट जो आपने बताया ना पिछले 3 दिनों में उन्होंने भयंकर रिकॉली की है, टॉप के 3 डेटा देखिए, राइट। पर मेरी क्या इसमें है कि एक तो ये क्यों कम हुआ उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो नेट कम होने का कारण क्या है, आपको ये है कि एक तरफ उनकी जो आप कहते हैं गन पाउडर, वो थोड़ी ड्राई अम्यूनेशन कम हुई है। नंबर 2, जैसे हम पिछले क्वार्टर में भी कहा था, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर वो सावधान रहते हैं बिकॉज अर्निंग सीजन की रिजल्ट देखते ही वो पैसा लगाएंगे, राइट। तो इसके कारण, बट नॉर्मली नेगेटिव होने पहुंचता है, वो नॉर्मली बाइंग कम होता है फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल में, और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मंथ इन द क्वार्टर और सेकेंड मंथ में पूरा डिप्लॉय होता है। इस बार क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि उनकी गन पाउडर कम हुई थी, अब खरीदने के लिए उनको किसी को बेचकर ही प्रॉफिट जनरेट करना था और कैश में रखना था। सो दे आर रिप्लेनिशिंग देयर कैश बैलेंस, दे आर बिल्डिंग द कैश बैलेंस फॉर द अर्निंग सीजन, क्योंकि अब रिजल्ट आए खरीदने के लिए हाथ में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आते हैं डीआई का टोटल वॉल्यूम, मैंने बताया क्या है, ये सेल प्लस परचेस, ये टोटल वॉल्यूम है। और अगले साइड में मैंने दिखाया कि क्या परसेंटेज तो ग्रॉस वॉल्यूम डीआईएस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कितना परचेस का शेयर था, कितना सेलिंग का शेयर था। तो वो नंबर देखिए, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में 38% था, वो अभी 56% में बढ़ गया। देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी द ब्रेकअप ऑफ द इंफॉर्मेशन, करेक्ट। तो इससे क्या साफ जाहिर है कि एक चीज है कि सेक्टर रोटेशन भयंकर हो रहा है डीआईएस की तरफ से, मोस्टली डीएमएफ की तरफ से, राइट। तो एक वो खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? बेच रहे हैं जो सेक्टर्स में प्रॉफिट ज्यादा बना, पीएसयू बैंक, राइट। इसमें 1 साल 2 साल की रिटर्न देके जिसपे भी ज्यादा है उस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, थोड़ा कैश में रख रहे हैं, इसलिए वो नेट आउटफ्लो में आ रहा है। थोड़ा कोई सेक्टर में अभी थोड़ी वैल्यूएशन अच्छी लग रही है तो वहां पे खरीदारी कर रहे हैं। तो डीआईएस का क्लियर प्रोकेट थिंकिंग है, तो इससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टैक्टिकल प्ले है, ये कोई वॉर की सिचुएशन को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपना एक सिचुएशन देख रहे हैं कि अब अर्निंग सीजन आएगी, वॉर का इम्पैक्ट 1 महीने का तो अर्निंग सीजन में दिखेगा, मगर उनको चाहिए कि गाइडेंस कैसी रहने वाली है हर सेक्टर में, फर्स्ट दिग्गज कंपनियां की, फिर ब्रॉडर सेगमेंट्स ऑफ दी कंपनी, स्मॉलर कंपनीज की, उसके बाद ही वो जम के लगाएंगे, बट जरूर लगाएंगे। मेरे क्या है कि ये सिचुएशन विल नॉट लास्ट फॉर द फुल मंथ ऑफ मई। अप्रैल में कुछ दिन तक टिल द रिजल्ट सीजन आ सकता है, ऐसे हो सकता है, मे बी लास्ट फ्यू डेज ऑफ अप्रैल में ही खरीदारी वापस शुरू कर सकते हैं। अगले हफ्ते ये होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूं, मगर डेफिनेटली मई में आके वो खरीदारी करेंगे, बिकॉज क्लैरिटी उनको चाहिए। और ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर क्यों है, एक तो वॉर का इंपैक्ट जज करना है फ्यूचर के लिए, बट सेकेंड यहीं पे वो FY27 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी का गणित करेंगे। करेक्ट। अब तक तो क्या हो रहा है, ट्रेलिंग पी से कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, मगर फॉरवर्ड पी का क्या है कि आज निफ्टी को 14% लेके कोई फॉरवर्ड पी दिख रहा है मार्केट में, बट क्या ये 14 टिकेगा, 14 11 12 तक गिरेगा या 10 पर गिरेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा तो मैंने सोचा हूं कि बढ़ सकता है वॉर के माहौल में, बट कितना गिरेगा और कौन से सेक्टर में ज्यादा गिरेगा? तो विदाउट दिस नॉलेज दे विल बी फूलिश टू गो एंड बाय टुडे। तो दे आर एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टर
वेट फॉर, मेरे को 3 से 5 साल का आउटलुक से कोई शेयर को खरीदना है तो मुझे पहले उसका पूरा एनालिसिस करना है। इसलिए मेरा मानना है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट जैसे भी हो, क्यू ऑन क्यू, वाई ओ वाई, ये सब मायना नहीं रखती है, बिकॉज ऑलरेडी एनालिस्ट ने गणित कर दिया कि इस कंपनी का तेल के ऊपर इतना डिपेंडेंस है, उसके कॉस्ट के ऊपर इतना इंपैक्ट आएगा, और उसकी सेल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, दूसरे मार्जिन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। एक कंसेंसस बन गया है ऑलरेडी मार्केट में, और मार्केट उसको एंटिसिपेट कर रही है। इसलिए ये भी मैं नहीं सरप्राइज होऊंगा कि अगर कोई कंपनी की बहुत खराब रिजल्ट आती है, फिर भी डीआईएस जाके उसको खरीदते हैं, क्योंकि वो खराब रिजल्ट उनके उम्मीद से कम खराब है। समझ रहे आप? तो आप जाके ऑन द डे रिजल्ट कम्स, आप देखिए कि सम कंपनीज का बहुत खराब होगा, बट फिर भी उस दिन स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, और कुछ का अच्छा होगा आपके मन में, बट उसकी खराब लिखेगी बिकॉज उसकी आउटलुक बहुत खराब है। तो इसीलिए अब जो स्थिति है, मेरा मानना है कि डीआईएस बहुत स्मार्टली कर रहे हैं कि इस वक्त में, राइट, वो अपना, आपके शब्द को इस्तेमाल करेंगे, गन पाउडर को बिल्डअप कर रहे हैं अपना इसमें, राइट, इन देयर वॉर चेस्ट। और फिर जब सही मौका आ गए, सही कंपनी को उनको महीना लगा, तो जब आके खरीदेंगे। तो ये डीआईआई की जो टैक्टिक्स अब चल रही है, मैं फुल्ली सहमत हूं कि दिस इज द स्मार्ट मनी विच हैज टू डिलीवर बेस, बिकॉज उनको ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी और देश में जाके पैसा लगाऊं। करेक्ट। उनका ऑप्शन है कि इंडिया के अंदर ही कुछ करना है। और लास्ट मंथ में उन्होंने डाल दिया पैसा, बिकॉज एक गलतफहमी हुई थी कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, वो गलत निकली, ठीक है, बात हो गई। मगर ये जो एग्जिट भी क्यों हो रहा है पता आपको? इतना आसान क्यों हो रहा है? होल्ड ऑन, अभी अगले स्लाइड पे आइए। ओके। क्योंकि यहाँ आप देखिए, ये एफआईएस का सेम सिचुएशन है। यस। तो 1 अप्रैल से आप देखिए, उनका तो ऑपोजिट है, 8,000 9,000 crores पर डे फर्स्ट 4 days ऑफ अप्रैल। यस। फिर 8 अप्रैल से गिर कर फिर पॉजिटिव बन गया नेट। चौथा कॉलम देखिए, मगर इधर भी आप वो परसेंटेज को देखिए। परसेंटेज में क्या है? एफआईए की ग्रॉस परचेज को देखिए, और मैंने इसलिए उसको हाईलाइट किया। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करीबन 32-34% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ही परचेसर्स था। आज आधे से ज्यादा एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं, मगर और एक आधा बेच रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर रोटेशन नहीं है उतना। हो सकता है एक एफआईआई एक सेक्टर को खरीद रहा है, दूसरे को बेच रहा है, हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर सकता हूं, मगर कि जो बेचने वाले हैं उनकी शेयर कम होती जा रही है। 51% हो गया बायर साइड में। हाँ, तो ये चेंज क्या हुआ है कि एफआईएस को लगा कि ये जो इम्पैक्ट को असेस किया था उन्होंने, वो थोड़ा ओवर हो गया, अब स्टेबलाइज हो गया। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि जो बैड न्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी की, वो दाम में है। तो ये एक अच्छी सिग्नल है। और अगर ये 95 पे रहेगी तेल, तो इसके साथ मेरे ख्याल में और ज्यादा गिरावट मार्केट में नहीं आएगा, बिकॉज एफआईएस के मन में ये हो गया है कि अब जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो शेयर के दाम में आ चुके हैं। और उनके यूनिवर्स वाले की बात कर रहा हूं मैं आता हूं, थर्ड एस्पेक्ट ये है, मैं उसके भी आता हूं। उनके यूनिवर्स है टॉप 150 स्टॉक समझिए, उसमें जो उनको लगा। और इसमें बाइंग का और एक भी चीज हुआ है, क्या है? करेंसी की बात, राइट। करेंसी का जो भयंकर नेगेटिव मूव हुआ था, राइट, 95 तक गई। उसके बाद जो आरबीआई ने एक्शंस लिए हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट, आपने देखे अब 3 रुपए का बेनिफिट हो गया रुपी को। यस। तो आरबीआई की ये एक्शंस, और उन्होंने ज्यादा अपना रिजर्व्स को यूज नहीं किया। उसने कुछ $100 मिलियन डॉलर को शॉर्ट किया था, राइट, उसका रिजर्व्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जरिए जो स्पेकुलेटिव एक्शंस बैंक्स कर रहे थे उसके ऊपर ताला लगा दिया। और अभी गोल्ड एंड सिल्वर की इंपोर्ट के भी उन्होंने टाइटन कर रहे हैं, राइट। सो ये आरबीआई यूजिंग ऑल इट्स पावर्स इज ट्राइंग टू मैनेज द रुपी। वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि करेंसी का नुकसान
पहले उन्होंने एंटिसिपेट किया था लास्ट मंथ में कि रुपी को, ये ऑयल का दाम अगर जो 70-75 पे जा रहा था ना बिफोर द वॉर, वो 110 115 तक मान लीजिए गया था। तो तब एफआईएस बहुत डर गए थे कि हमारे लिए ना ही स्टॉक मार्केट की करेक्शन, पर उसके साथ करेंसी का डिवैल्यूएशन से भी हमें नुकसान पहुंच सकता है करके, इसलिए उन्होंने बहुत बेचा इंडिया को। बट अब उनको देखा कि ये रिजर्व बैंक यहां पर एक अस्थिरवार की तरह खड़ी है कि स्पेकुलेटिव एक्शन को कट, वो आरबीआई कोई रुपये को टारगेट नहीं करती है, वो बार बार कह चुकी है, बट वॉलेटिलिटी को कट कर रही है। और कोई भी स्पेकुलेटिव करके कुछ कर रहा है जैसे बैंक्स ने किया, देखिए ये जो बैंक्स ने किया वो अपने जो कहते हैं ना अपने हित में, अपने जो प्रॉफिट के लिए उन्होंने किया, पर देश के लिए बहुत नेगेटिव था। ये एंटी, मैं पैट्रियोटिक नहीं कहूंगा, बहुत स्ट्रांग शब्द है, बट देश के करेंसी को आप फायदा उठा रहे हो। अरे फॉरेन बैंक्स करेंगे ठीक है यार, उनका मालिक तो कहीं और बैठा है। इंडियन बैंक्स, ये कैसे आप अपने देश के अगेंस्ट आप कैसे लॉन्ग डॉलर करके रुपये को शॉर्ट कर सकते हो? एक जेन्युइन इंपोर्टर का डिमांड है, एक्सपोर्टर का डिमांड है, वो बात अलग है, ठीक है, दैट इज मार्केट फोर्स। आप एक पास थ्रू व्हीकल है, इंपोर्टर चाहता है कि हेज करूं तो करेगा, तो कर लो दो, पर आप अपना प्रोप्राइटरी बुक लेके अपने देश के करेंसी को शॉर्ट करोगे और डॉलर को लॉन्ग करोगे, ये कैसी हो सकती है भैया? तो इन अ वे मैंने कहा कि आरबीआई ने सही तरह से उनको डंडा लगाया, और उसके बाद भी देखिए उन्होंने सुधारा नहीं फर्स्ट स्टेप पे, एनडीएफ को इस्तेमाल करके वो आगे भी करने की कोशिश कर रहे थे, अवॉइड द थिंग। फिर आरबीआई ने सेकंड बहुत कठिन स्टेप लिया कि बंद करो तेरे लिए एनडीएफ मार्केट, बंद करो तेरे लिए अपने सिस्टर ब्रांचेस को ट्रांसफर करना, लाओ डॉलर को अंदर कैश मार्केट में, तो स्पॉट मार्केट में। तो ये आरबीआई की जो स्टेप्स है वो बहुत स्ट्रांग रीइंफोर्समेंट हुई एफआईएस के लिए कि हमारी करेंसी रनवे नहीं जाएगी। तो ये भी उनको कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए दिया गया है। इनफैक्ट वो है रुख की बदलाव, और एक अप्रैल 10 का एक डेट था जहां पर आरबीआई की जो 10 के अंदर उसके बाद मार्केट क्या करेगी, तो वो भी देखा हमने कि उसके बाद भी रुपी स्टेबल है। यस, करेक्ट। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि एफआईएस के लिए खाली स्टॉक मार्केट नहीं है, करेंसी मार्केट में करेंसी का क्या हो रहा है, इंडियन करेंसी का, उनके लिए इंडिया टेक्निकल। तो इस पॉजिटिविटी में वो भी आरबीआई का हाथ है इसमें, कि उन्होंने दिखाया कि हम वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करेंगे, राइट। तो मैं मानता हूं कि दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो समझिए कि इमेजिन ना, आपका 50% तेल का दाम बढ़ चुका है, right, at 110, at 95, let us say it was 70, so 25 rupees over 70, 25, right, $25 over 70, क्या होता है वो, around 30%, 30%, तो 30% इंपोर्ट बिल बढ़ गया हमारा, फिर भी करेंसी 93 पे ही है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अवर कंट्री, समझे, क्योंकि इतना इंपोर्ट बिल बढ़ा है फिर भी करेंसी के ऊपर हमने दबाव आने नहीं दिया है। आम लोग सोच रहे हैं कि कैसे वैसे हुआ, बट ये आरबीआई को हमें रियली प्रेज करना होगा, उन्होंने बहुत सटीक तरह से एक्शन लिया, राइट। तो ये एफआई की रुख धीरे धीरे बदल रही है, और यहाँ पे शायद आपने सर्वेंद्र से भी डिस्कस किया होगा, मगर मैंने जो स्टडी किया मैंने देखा कि एफआई की शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज में बदल गया है, थोड़ी थोड़ी लॉन्ग्स बढ़ रही है, शॉर्ट्स कम हो रही है। तो ये शॉर्ट टर्म एफआईएस का भी रुख को दिखाता है, राइट, क्योंकि ये बाइंग में ज्यादातर लॉन्ग टर्म एफआईएस की बाइंग है। शॉर्ट टर्म एफआईएस जो शॉर्ट कर रहे थे उसका प्रेशर जो इस आंकड़े में नहीं दिखेगा आपको, ये आंकड़ा कैश मार्केट का आंकड़ा है ना। तो इसके अलावा जो उनको ये जो उनके शॉर्ट्स भी सर काफी कम हो गए, काफी कम किए उन्होंने शॉर्ट्स, करेक्ट। तो वो भी उनकी रुख को बदलते हुए दिखाती है कि एक शॉर्ट टर्म एफआईआई अब इंडिया के ऊपर बोल्डली शॉर्ट एक्शन लेने से सोच रहा है, यस, राइट। तो ये बात है, पर तो ये एक कारण है, बट दूसरी कारण, अब इसी स्लाइड पे रहिए, मैं बातचीत में बात करूंगा, और शायद ये काम कीजिए, ये दोनों आपने समझ लिया, अब आप अपनी मार्केट परफॉर्मेंस वाली स्लाइड में जाइए। ओके,
आपकी स्लाइड, ये वीकली है, ये काफी है, मंथली भी होगा तो नहीं, मंथली नहीं है तो चलेगा, वीकली चलेगा, इसे मैं डिस्कस करता हूं। तो देखिए सिचुएशन क्या है, ओवरऑल समरी, एफआईआईस नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गए हैं, शार्प नेगेटिव से स्मॉल पॉजिटिव, करेक्ट, राइट। तो वो इफेक्ट कहां तक दिखेगा, लार्ज कैप में दिखेगा। तो लार्ज कैप की बढ़त क्या है, 1.3%, ठीक है। डीआईएस बेच रहे हैं, भयंकर तरीके से बेच रहे हैं, राइट, और उनका फ्लोज कहां पे होता है, उनका फ्लोज होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, स्प्रेड अक्रॉस द थ्री, राइट। तो उन्होंने बेचा है लार्ज कैप को, किसको, एफआईआईस तो एफआईआईस तो खरीद रहे हैं, तो उन्होंने लार्ज कैप में प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए लार्ज कैप उतना बड़ा नहीं, ठीक है। अब उन्होंने अपना मिड एंड स्मॉल कैप का क्या किया, क्या उधर प्रॉफिट नहीं बुक किया क्या, क्योंकि निफ्टी 150 3.5% ऊपर है, निफ्टी 250 4.5 है, निफ्टी माइक्रो 5% ऊपर है, राइट, नहीं उधर भी बेचा था, क्योंकि जब 5,000 करोड़ बेचते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड उनकी, खाली लार्ज कैप को नहीं बेचा है, पर फिर भी उसके बावजूद ब्रॉडर मार्केट में भयंकर छलांग लगाया है। और इसके साथ में एक और फैक्ट आपको दे देता हूं, आप पिछले हफ्ते की डेटा निकालिए हर दिन का, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, यस यस यस, 2:1, करीबन 2000 स्टॉक ऊपर गए हैं, 1000 के करीब नीचे आए हैं, कई दफा इट वाज इवन लेसर डाउन में, एडवांस डिक्लाइन वाज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ एडवांस। यस यस, क्या हुआ है इस हफ्ता, डीआईएस के इतना सेलिंग के बावजूद ब्रॉडर मार्केट की परफॉर्मेंस आपको इंडिकेट करती है कि रिटेल और एचएनआई जम के मार्केट में घुस गया है, और वही उन्होंने ही एग्जिट प्रोवाइड किया है डीआईएस को प्रॉफिट बुकिंग का। लार्ज कैप ने, एफआईएस ने उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा मौका दिया, जो भी उनकी खरीदारी थी, क्योंकि इसलिए वो नेट खरीदारी ज्यादा नहीं दिखती है, मगर आप जाएंगे अभी उधर देखिए, आप प्योर ग्रॉस परचेसेस देखिए। चलिए ये स्लाइड खत्म हो गया मेरे बात, चल उधर चलेंगे वापस, एफआईएस की स्लाइड दिखाइए मेरा, क्योंकि मैं ग्रॉस परचेसेस, क्योंकि जब देखिए यहां पर एफआई का ग्रॉस परचेज 16,000 करोड़ पर डे, फर्स्ट सेकंड कॉलम को देखिए, डेट के बाद वाला कॉलम, तो डीआईएस ने इन्हीं को बेचा, राइट, जो 16,000 करोड़ बायर्स थे ज्यादातर लार्ज कैप में होंगे, तो उन्होंने उधर ही बेचा उनको, लार्ज कैप्स को, ठीक है। और स्मॉल एंड मिड कैप्स को जो उन्होंने बेचा वो रिटेल ने आके जम के खरीदा, बिकॉज दे आर रीडिंग इनटू द वॉर न्यूज, और इसीलिए, और अभी एक मिनट आप सेक्टर स्लाइड में जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। डीआईएस ने जो प्रॉफिट बुकिंग किया है, सेक्टर रोटेशन कहां पे हुआ है वो साफ इसमें दिखेगा कि बैंक निफ्टी का खाली 1.2, क्योंकि वो ज्यादातर लार्ज कैप इंडेक्स है, राइट, लार्ज कैप उसको डोमिनेट करती है, और कौन सी सेक्टर्स ऊपर गए हैं, कौन सी नीचे, देखिए प्राइवेट बैंक ओनली 1.1%, आपने एमएनसी गया, आईटी गया और फार्मा गया, ये सब वो जो एफआईआईस के फेवरेट सेक्टर्स। हाँ नहीं ये यहाँ पे कम राइज हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ, प्राइवेट बैंक्स कम राइज हुआ, देखिए क्यों बता रहा हूँ मैं कि ज्यादातर रियलिटी देखिए रेट सेंसिटिव सेक्टर है, हाँ, वो बड़ा, राइट, ऑटो में भी प्रॉफिट बुकिंग था, शायद इसमें नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉफिट बुकिंग था, तो जहां पर उनको ज्यादा प्रॉफिट बना उसको बेचा, और थोड़ा बहुत आईटी में एफआईएस ने भी खरीदारी की है, और डीआईएस ने भी थोड़ी खरीदारी की है, इसलिए आईटी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, राइट। तो डीआईएस का ये प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला है, मगर इस हफ्ते में रिटेलर्स ने आके भयंकर खरीदारी किया है। अब एक ही सवाल मेरे मन में है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, रिटेल घुस गया, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, राइट, आपने जो लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे जाते हैं और उसी से हम थ्रेड पकड़ते हैं।
क्या लिखा है आपने क्वेश्चन में? डू यू थिंक मार्केट हैज रिटर्न ऑफ द ट्रूथ इन द वॉर? यस, रिटेलर्स थिंक दैट द वॉर इज ओवर इफेक्टिवली। ओके, और उन्होंने जम के आगे खरीदारी की है। खाली एक क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है। ये रिटेल और HNI में जो खरीदारी पिछले हफ्ते हुआ है, जिसका मैंने सबूत आपको दिखाया इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इज इट रिटेल ट्रेडर या इज इट रिटेल इन्वेस्टर? सर एक क्वेश्चन और है मेरे मन में। हमने देखा कि अब तक के डिस्कशन में 3 पॉइंट निकल के आया कि FIIs ने बाइंग की और उनका जो आ रहा है कि 51% वो बाई करते हैं, 49% करते हैं, जो उससे पहले काफी ज्यादा ये दिख रहा है। देखिए 41% 3466 था। हाँ, ये जो को देखिए 34% बायर्स थे, 66% सेलर्स थे। राइट, अब वो 50-50 हो गया। हाँ, यस, इवन बेटर 51-49 हो गया है। हाँ, तो FIIs को मान लेता हूं कि उसने बाई ज्यादा किया, DIs ने सेल किया और रिटेल और HNIs ने खूब जम के बाइंग किया। ये तो प्रूव हो गया डेटा से। अब मेरा क्वेश्चन इसमें है कि हु इज प्लेइंग स्मार्ट? DIs स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि FIIs स्मार्ट प्ले कर रहे हैं या रिटेल प्ले कर रहा है? मैं बताता हूं, इसमें आंसर है कि 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 नहीं। ओके, हाँ, FIIs, राइट, DIs, रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर। ओके, चलिए। तो मेरा मानना है कि स्मार्टेस्ट इसमें है DII। ओके, ओके, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट सही वक्त पे बुक कर दिया, राइट। जो पास्ट का स्टोरी था उसको बुक कर लिया, अब फ्यूचर का स्टोरी का इंतजार करके स्मार्टली रियलोकेट करने के लिए तैयार है। DII स्मार्टेस्ट है। सेकंड स्मार्टेस्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने के लिए इस गिरावट से सेम पोर्टफोलियो को खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बढ़िया मौका था, उसने इस्तेमाल कर लिया। और मेरी भी सलाह याद है आपको, मैं कह रहा था कि हर दिन आप 1% डालिए। अब वॉर का हो गया, 35 दिन हो गया, अगर एक दिन आप डालते तो 35% आपकी एवरेजिंग हो गई, तो आप इतना मुनाफे पे बैठ रहे होते आज। करेक्ट। तो रिटेल इन्वेस्टर इज द सेकंड स्मार्ट प्लेयर इसमें। थर्ड स्मार्ट प्लेयर FII है, क्योंकि वो टैक्टिकली पॉजिटिव हो गया और उसकी अभी भी देखिए ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट्स में ये इस डेटा को छोड़िए, शॉर्ट्स में जैसे बताया ना, मैंने देखा कहीं पे 2278 ऐसा कुछ नंबर देखा। 27। तो अब क्या है कि मंडे को, फ्राइडे की खबर से मंडे को भयंकर गैप अप रैली होना था बिकॉज ऑफ द शॉर्ट इटसेल्फ। ये शॉर्ट कवरिंग के कारण होना था, पर उसके बाद जो वीकेंड में खबर आई है कि ये वो, उससे मुझे पता नहीं कि अभी मंडे तो शायद FIIs वे कह रहे हो इसलिए स्मार्ट कि अगर वो खबर सच्ची निकली कि अभी वो कोई सीजफायर अब नो टॉक्स ही नहीं है, तो उसका शॉर्ट का फिर जस्टिफाई हो जाएगा सिचुएशन, राइट। ये लॉन्ग FII जो बाइंग कर रहे हैं वो स्मार्ट है, बिकॉज वो रिटेल इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर रहे हैं इस मौके पर। तो वो है, मगर वही मुझे पता नहीं कि रिटेल खरीदारी कितने ट्रेडर्स थे, कितने इन्वेस्टर्स थे, और वो ट्रेडर्स मंडे को क्या करेंगे, क्यों उन्होंने खरीद लिया अभी मंडे को पता नहीं। जो अपने और एक मेरी लास्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं अभी, चलिए उस स्लाइड में। सर उससे पहले एक छोटा सवाल और, देखिए वॉर कितना सीवियर हो सकता है और कितना सीज फायर होगा, ये दोनों मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। उसको लग रहा है कि अब हो जाएगा। अब बीच में खबर आई कि सब कुछ बंद हो गया, वो हॉर्मुज खुल गया, फिर खबर आई नहीं हॉर्मुज बंद है, कुछ नहीं खुला। फिर ये भी खबर आई कि आज मतलब यानी संडे या मंडे को इस्लामाबाद में टॉक्स हो सकती है, होगी कि नहीं होगी अभी कुछ भी पता नहीं है। एक छोटा जवाब मुझे, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वॉर रॉकेट मिसाइल वाला नहीं होगा, अब ट्विटर वाला वॉर चल रहा है ज्यादा, और धीरे धीरे अब ये टेबल पे आ ही गए तो हो जाना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि मेरी एक स्लाइड में एक ध्यान दे देंगे जो मैंने डाला था, एक उस पे आ जाइए कि
ये जो आपने अभी कहा वही चीज मैं बता रहा हूँ कि हम्म, फ्राइडे को बिग ब्रेक थ्रू लग रहा था, ऑयल प्राइसेस गिर गए थे और हम्म, पर एक घंटे के अंदर वो नैरेटिव अनरेवल हो गया, ईरान ने रिवर्स कर दिया, शट कर दिया और कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो मेरा जो आप कह रहे हैं मैं सहमत हूं उससे कि अब ये मिलिट्री वॉर से इकोनॉमिक और ट्विटर वॉर पे चला गया है। सही हम्म, बात है, क्योंकि और इसका कारण भी मैं बताता हूँ। हम्म, क्योंकि ये वॉर में सबसे बड़ा लूजर अमेरिका है हम्म, विद इन द थ्री पार्टिसिपेंट्स। मैं इंडिया हम्म, सबसे बड़ा लूजर है फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, वो पहले बता दिया, उसको छोड़ हम्म, दीजिए। ये वॉर के पार्टिसिपेंट में सबसे बड़ा लूजर है अमेरिका। हम्म, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बता रहा हूँ ये क्यों, क्योंकि हम्म, उनको लगा था कि पहले की ये 2 हफ्ते में हम झट से जाके ये फटाक मार के एक ऑपरेशन हमारी सिंदूर की तरह, वो भी एक ऑपरेशन जो उसने नाम दिया था कुछ, इपिक फ्यूरी। हाँ विपिक फ्यूरी करके, फ्यूरी को लगा के आ जाएंगे, आग लगा के आ जाएंगे, हनुमान ने लंका को किया वैसा। मगर वो बिल्कुल गलत निकला। तो हम्म, अब उसके क्या हुआ, उसके कारण साइलेंटली मेरा मानना है कि रशिया और चीन ने बहुत सपोर्ट दिया है थ्रू ड्रोन्स एंड अदर थिंग्स टू ईरान हम्म, साइलेंटली, और ईरान का रेजिस्टेंस भी। और ये वॉर भी क्या हुआ कि जो ऑपोजिशन ईरान में थी उसको यूनाइट कर लिया, बिकॉज इस वॉर में उन्होंने जो बच्चों के कोई स्कूल पे डाल के 160 बच्चे मर गए, तो उधर क्या है कि ईरान यूनाइटेड हो गई। और जो हम्म, वॉर पहले मजहबी वॉर नहीं था, अभी मजहबी बन गई है फ्रॉम हम्म, इसराइल और ईरान का तो मजहबी वॉर ही था, वो बात अलग है। हम्म, अमेरिका का हम्म, इसमें कोई मजहबी थी नहीं है, बट अभी उसको भी मजहबी वॉर बन गया है। तो जो मजहबी वॉर होता है ना, तो उसका यू कैन नॉट से कि हम हार जीत कब, क्योंकि वो उनका स्टेइंग कैपेसिटी बहुत लंबा होता है, बिकॉज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स कैन डाई बट दे विल नॉट गिव अप, राइट। उस हम्म, वैसा हो गया है। और अमेरिका के लिए ये भारी है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। हम्म, पॉलिटिकली कहाँ पे 30 to 35% आपको गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हम्म, 25% आपको डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इन सब का एक तरफ पब्लिक नाराज, ट्रम्प की पॉपुलैरिटी रेटिंग कम हो रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन के लिए जो भी होगा अल्टीमेटली उसके कारण फेड शायद रेट हाइक करने की जरूरत, रेट कट की बात छोड़िए, राइट। हम्म, तो उसके कारण जो इकोनॉमिक इंपैक्ट अमेरिका के ऊपर वो भी आएगा कि उन्होंने महंगे महंगे मिसाइल और एरोप्लेन को सस्ती सस्ती ड्रोन को मारने में इस्तेमाल कर दिया। तो हम्म, फाइनेंशियली उनको करीबन क्या $200 बिलियन की मांग की है कांग्रेस से हम्म, एडिशनल फंडिंग के लिए। तो बोथ पॉलिटिकली फॉर ट्रम्प एंड इकोनॉमिकली फॉर द कंट्री ये वॉर बहुत भारी पड़ रही है। और इसीलिए इसका और उस मिलिट्री तरफ से आगे बढ़ना, हम्म, और वॉर की गोल अब बदल गई है। पहले हम्म, रेजिम चेंज, फिर वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ये सब घंटा कुछ वैल्यू है। वॉर का अभी एक ही मकसद है कि तेल के दाम को नीचे लाना, क्योंकि यस, वो ही उधर पॉलिटिकल फॉल आउट हो रहा है। तो इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ध्यान आ गया, और उसमें भी पहले मिलिट्रीली हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जा करने की सोच आई थी, बट वो भी उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने उतने माइंस डाले हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, उनका रेजिस्टेंस अराउंड दैट कार्ग आइलैंड एंड वो सब बहुत स्ट्रांग है। तो वो भी एक मिसजजमेंट कर रहे थे, इसलिए इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी ब्लॉक करेंगे स्ट्रेट को, ताकि ईरान को ना ही क्रूड से हम टाइटन करेंगे, उनकी फूड सप्लाईज भी उस स्ट्रेट से आती है। तो ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड के जरिए अब ये वॉर उस तरफ करके और एक ट्विटर की थ्रू दबाव डाल के ईरान को घुटने पे लाने की कोशिश किया जा रहा है। सक्सेस फेलियर पता नहीं कितने महीने लगेंगे इसमें, बट मेरा मानना है कि उसके कारण तेल इससे भी ज्यादा आगे और उतना 120 तक नहीं बढ़ सकती है, बिकॉज ब्लॉकेड भी किया, जो भी किया, अल्टीमेटली क्रूड इज अ फॉरवर्ड फ्यूचर्स मार्केट। ये क्रूड का दाम जो दिख रहा है, ये सबको याद दिला दें, ये ब्रेंट की फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स यस, फ्यूचर्स। तो ये फ्यूचर को डिस्काउंट कर रही है। तो फ्यूचर में आइदर ब्लॉकेड के कारण क्या होगा, एज इट इज शिप्स हॉर्मुज में नहीं जा रही है, तो वो नेगेटिव न्यूज तो ऑलरेडी प्राइस में है। अब ये ब्लॉकेड के कारण क्या ईरान और क्या कर सकती है, करेक्ट, इकोनॉमिक ब्लॉकेड के कारण। तो उसके कारण अगर क्रूड का मार्केट सोच रहा है कि दो चीज,
एक कि ईरान अल्टीमेटली कैप्सुलेट करेगा, अगर भूखे मर गए तो एक ना एक कुछ सीजफायर कुछ करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा, बिकॉज मिलिट्री वॉर दे कैन फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इकोनॉमिक वॉर दैट्स वन। सेकंड, अब ये जो डैमेज हुआ है इस वॉर के कारण, उसके कारण वर्ल्ड में ही एक स्लोडाउन की बात आ चुकी है, तो ऑयल का डिमांड उसके कारण ही गिरेगा। तीसरी बात है कि एक वो सऊदी अरेबिया ने रेड सी के थ्रू और एक अल्टरनेटिव रूट से ऑयल को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। फिर बोथ एनर्जी एजेंसी और यूएस अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल रिलीज कर रही है, बिकॉज उनके लिए मकसद अभी है कि ऑयल को इससे ज्यादा जाने का नहीं है, नहीं तो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी विद अ मिड टर्म इलेक्शन ड्यू इन 6 months टाइम, राइट। तो मेरा मानना है कि तेल एक तरह से थोड़ी स्टेबलाइज हो चुकी है, क्योंकि उस दिन गिरा था 90 पे, अब मैं देखा कि शायद वो उसी के करीब है 91। नेगेटिव न्यूज, इट हैज नॉट चेंज्ड मच, राइट। यस। तो मेरा सिंपल सी बात है कि मार्केट यही फैक्ट को डिस्काउंट कर रही है कि वर्स्ट केस सिचुएशन ऑफ वॉर ऑलरेडी दाम में आ गया है। ओके, ऑयल का इससे वापस 120 की ओर जाना उतना आसान नहीं लग रहा है, और अल्टीमेटली क्योंकि मिलिट्रीली ये एस्केलेट होने की भी चांसेस कम है, क्योंकि ट्रम्प ने इजराइल को भी बातचीत पे दबाव डाल दिया है ना, लेबनान इजराइल पे। तो अल्टीमेटली इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी इससे वर्स नहीं हो सकती है करके मार्केट की सोच है, खास करके रिटेलर्स की सोच है। तो इसीलिए रिटेलर्स घुस रहे हैं, राइट। राइट, तो मेरा मानना है कि आपके सवाल के लिए जवाब है कि यस, मार्केट ने दोनों तरफा वॉर का जो भी होता है उसको डिस्काउंट कर लिया, बिकॉज वॉर सॉल्व हो गया तो शायद 92 के लेवल से तेल अभी 85 और 80 तक भी आ सकता है। 80 से कम आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक जो डैमेज हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा कतार में, उसमें उतना आसान नहीं होगा। तो इट मे नॉट ड्रॉप वेरी शार्पली टू 70 और 60 लेवल्स, बट 80 लेवल्स। बट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक है, खाली एक ही बात बाकी रह गई है फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, कि मई फर्स्ट वीक में मई 4th को रिजल्ट है असेंबली इलेक्शंस का ना, 5 असेंबली इलेक्शंस। यस, करेक्ट। अब पेट्रोल की दाम उसके बाद क्या बढ़ेगी? सर अंडर रिकवरी बहुत ज्यादा है, तो हाईली लाइकली है कि थोड़ा तो और इवन आफ्टर द लास्ट पोलिंग डेट 29th एग्जिट पोल आएगा 29th को, तो 29th की शाम से या 30th की मॉर्निंग में भी उसके बाद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पेट्रोल की दाम में क्या करेगी ये देखना है ना, क्योंकि ये इम्पैक्ट तो है, यू कांट डिनाई इट। या फिर फिस्कल डेफिसिट को उनको कहना है कि इस वॉर के कारण मैं अपना 4.4 को नहीं मीट करूंगा, वो एक बोल्ड डिसीजन हो सकता है, which is okay, which is I think foreign FIS and rating agency will also understand कि this one time like कोविड में उन्होंने माफ किया था, वैसा अभी भी माफ कर सकते हैं, वो एक टैक्टिक गवर्नमेंट कर सकती है। पर दूसरी और तीसरी टैक्टिक बहुत भयंकर है। दूसरी टैक्टिक है कि पेट्रोल की दाम को बढ़ा दे, तो फिर रिटेल इन्फ्लेशन सब भयंकर बढ़ जाएगा, तो वो एक नेगेटिव होगी। और उसके अलावा ये होगी कोई टैक्स न लगा दे, एक गल्फ वॉर का सेस लगा दे, तो वो भी एक नेगेटिवली मार्केट परसीव करेगी ना। तो ये दो रिस्क है मार्केट के लिए इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी कब जून में ही है, राइट। तो वही है रिस्क फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द वॉर सिचुएशन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे सरवीन की शो, पता नहीं उन्होंने अगले हफ्ते मार्केट के बारे में क्या कहा, पर मैं कहता हूं कि अब ये जो रिवाइज न्यूज आई है उसका मार्केट मंडे को कैसे लेती है, बिकॉज वीकेंड में सब मार्केट शट है। अभी भी गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट्स अप भी दिखा रही है, अभी भी खाली 92 पे ही है। तो किसी मार्केट अभी खुलने, तो मंडे मॉर्निंग को जब देखेंगे मार्केट को, राइट, तो मेरा क्या है कि इस वीडियो के ही फीडबैक आप देखेंगे। एक संडे को, आज संडे आप डालेंगे इस वीडियो को, एक फीडबैक आएगा। मंडे को डालेंगे तो बोले कि ये क्या हो बिकॉज मंडे को सब चीज पलट सकती है ना, कुछ किसी के हाथ में नहीं है। तो अगले हफ्ते का कोई प्रेडिक्शन करना इज नॉट इजी, राइट। यस, वो है। तो आप अपनी फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। यस, दो टॉप बैंक्स ने दिया रिजल्ट, और ये चूंकि इतने ब्लैक बैंक है कि
हाँ, जी ये है। देखिए, मैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, ऐसे बैंक के रिजल्ट, उनकी शेयर प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहने वाला हूँ। दिस इज नॉट अ स्टॉक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म या कुछ नहीं है। इसका यस क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन दिखा दी ताकि सब समझे कि क्या एड्रेस कर रहे हाँ हैं। कि हमने ये लिया क्यों, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट। यस किधर गया क्वेश्चन थे? इसके पहले हाँ इसके पहले होगा हमारा क्वेश्चन ये। व्हाट इज द इकोनॉमी इज इम्पैक्ट, उसका क्या है हमें फील बेस्ड ऑन दीज टू बैंक रिजल्ट। करेक्ट। यस और ये इसलिए है क्योंकि मैं बता दूं कि प्राइवेट क्रेडिट के अंदर ये दो बैंक का शेयर है 25 to 30%। करेक्ट तो इसीलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये क्योंकि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक तो है ही, मगर 25 to 30% जस्ट टू बैंक्स आर कंट्रोलिंग द प्राइवेट क्रेडिट। तो नेचुरली इसके जो रिजल्ट्स है उसका इंपॉर्टेंस इकोनॉमी का ड्रॉ कर सकते हैं हम कुछ कंक्लूजन्स, उसको देखते हैं। हाँ तो इसीलिए मैंने ये लिया भी था, क्योंकि हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते, लेकिन ये इतने बड़े बैंक हैं कि इससे इकोनॉमी का अंदाजा लगता है। जी तो क्या है यहाँ पर क्रेडिट की ग्रोथ में देखिए, एचडीएफसी बैंक का 12% है, आईसीआईसीआई बैंक का 16% के करीब। डिपॉजिट ग्रोथ इनका 14.4% है, आईसीआईसीआई बैंक का खाली 11.4। ओके, तो एचडीएफसी बैंक हैज डन अ बेटर जॉब ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, बट इट हैज कम एट अ कॉस्ट, ये याद रखो, राइट। तो थर्ड बात क्या है, ग्रॉस एनपीए लेवल दोनों की ठीक ठाक है। ऐसे की ज्यादा है, कुछ ज्यादा कॉर्पोरेट क्रेडिट उसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा रिटेल होता है, तो नेचुरली वो है, बट बोथ द नंबर्स आर वेरी गुड। एसएमई बिजनेस ग्रोथ 17% and 20%, दैट्स एन इंडिकेटर। एंड रूरल पल्स देखिए, एचडीएफसी का मैं नंबर पकड़ नहीं पाया, कुछ दिखा नहीं, बट आईसीआईसीआई बैंक कह रही है कि 25% रूरल क्रेडिट की ग्रोथ है, रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ है। और निम का देखें, यस 3.5% 4%। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है क्योंकि उनका डिपॉजिट ग्रोथ भी ज्यादा है, नेचुरली उन्होंने हायर कॉस्ट लेके डिपॉजिट को हासिल किया है, तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं उधर। 14.4% डिपॉजिट ग्रोथ, बट दे हैव गिवन हायर रेट्स, सो उनका निम में भी उसका इफेक्ट है। कॉस्ट ऑफ फंड दोनों का मगर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इस हिसाब से जो एनालिसिस मैंने सेम इंडिकेटर्स के बेसिस में क्या ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है। तो क्रेडिट की जो देखा आपने, क्या बता रहा है आपको, डिमांड रोबस्ट है इकोनॉमी में, बिजनेस कॉन्फिडेंस हाई है डिस्पाइट कॉस्ट बीइंग हाई। एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट उतना गिरा नहीं है, सेकंड आपको देखे तो ऑयल रिलेटेड कॉस्ट भी है, फिर भी डिमांड फॉर क्रेडिट मजबूत है, तो ये अच्छी इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सेकंड, डिपॉजिट ग्रोथ में क्लियरली दिख रहा है लिक्विडिटी का स्क्वीज, बिकॉज क्रेडिट इज आउटगोइंग डिपॉजिट्स, इसलिए सिस्टमिकली रेट्स विल बी हाई। ये टेक अवे है इकोनॉमिकली। तो आरबीआई को छोड़िए, रेट कट करे, रेट हाइक करे, इकोनॉमी में रेट हाइक तो होगा, यही है मेरा कंक्लूजन। प्रिपेयर फॉर हायर रेट्स फॉर लॉन्गर। ओके। थर्ड है एनपीए, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बता रही है कि हिस्टोरिकली लो है, क्लीन क्रेडिट साइकिल में है, तो कोई डेंजर नहीं है इकोनॉमी के लिए। चौथा है रूरल पल्स, जैसे ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, रूरल डिमांड आउटपेसिंग अर्बन डिमांड, तो वो जो के शेप रिकवरी है वो थोड़ी अभी यू शेप रिकवरी में बदलती हुई दिख रही है, वो अच्छी खबर है, बॉटम ऑफ द पिरामिड में दिख रहा है। फिर निम का प्रॉफिटेबिलिटी प्लेटो हो रहा है बैंक्स का, तो दे आर पेइंग मोर टू रिटेन हाउस होल्ड सेविंग्स, और इसका कॉन्ट्रा आपने देखा कि म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी 30,000 से 40,000 करोड़ बढ़ गए, एसआईपी बुक भी बढ़ गया, सो क्लियरली पब्लिक डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड की ओर शिफ्ट कर रही है पैसा, वो प्रेशर बैंक्स के ऊपर साफ दिख रहा है। ये एक लिक्विडिटी की भी इशू आएगी, इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड्स, सो इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड्स देखे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन बैंक्स टू अट्रैक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स, तो कैपिटल मार्केट से छीन कर डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने की वो कोशिश, एक मारामारी होगी, तो रेट्स बढ़ेंगे, बट अनलेस वो एक डबल डिजिट तक बढ़ जाए तभी आपको शायद इक्विटी मार्केट से पैसा इधर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि एट लेवल करंट लेवल ऑफ 7% और इवन 8% वो फ्लो जारी है, ऐसी ही रहेगी सिचुएशन। तो ये है ब्रॉड इकोनॉमिक समरी ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, ये तो हमने का रिजल्ट दिखाई दिया था, एक ही स्लाइड में मैंने उसी को पेश किया है, इसमें क्या क्या मतलब हुआ है। सो सर, हम लोगों ने
जो बहुत सारी चीजें डिस्कस की, उसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों ने एड्रेस कर लिए। अब ओवरऑल मूड, जैसा कि हम लोगों को पता है कि मंडे को सब चीजें बदलती हुई दिखेंगी, क्योंकि वो घंटे भर के अंदर सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो क्या ये एक सिचुएशन, ये सिनेरियो लेके चल सकते हैं हम लोग, स्पेशली कि एक रोजी पिक्चर तो दिख रही है हमें, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स भी अच्छी है इन कंपनियों की, और क्रूड भी नीचे आ गया है। मान लीजिए कल बहुत भागता भी है मंडे को, तो भी वो 95 से ऊपर शायद नहीं जाता है, वहां पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, वॉर लग रहा हो रहा है। तो बहुत छोटा जवाब चाहिए कि इस समय जो रिटेल इन्वेस्टर है, ट्रेडर वाला तो पता नहीं वो क्या करता रहता है, उसको तो अपने आप करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए अभी? ASD, accumulate, stagger, diversify. वाओ ASD करिए, accumulate, stagger, diversify, बस वही करना चाहिए, राइट? आप हैव टू accumulate and not panic. इसका कॉन्ट्रा मैं बताता हूँ. Accumulate, do not panic and sell. Stagger, do not put lump sum. Diversify, do not try to pick sectors. Simple. इसका ऑपोजिट नहीं करने का, ये करने का. Accumulate, do not panic. Stagger, do not put lump sum. Diversify, do not try to pick sector. Yes, absolutely. तो ये थी आज की चर्चा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें जो लोग बार बार DIFI पूछते हैं, तो वो हमने क्लियर किया। 2 दिग्गज बैंकों में बात की और वॉर की बात की, तो सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस इसमें एड्रेस किए गए। और अब देखेंगे नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स क्या होता है, और नेक्स्ट वीकेंड में यानी फ्राइडे को एक और दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आएगा, वो है रिलायंस। तो उसका तो खैर मैं इंडिविजुअली भी करीब 15-20 मिनट का एक शो अलग से बनाता हूँ, क्योंकि वो मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि बीच में सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी है। तो लेट्स सी कि उसके पे कमेंट्री में क्या कुछ कोई इम्पैक्ट देते हैं। हालांकि वो इस साल बढ़ी, मतलब अप्रैल से बढ़ी है, तो उसमें कैप्चर नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कमेंट्री में कुछ ना कुछ वो दिखे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीक देखते हैं कि उस अर्निंग्स कॉल में उनका IPO की भी बात चलेगी ना। IPO की 30 जून उन्होंने डेट दी थी, तो अब तो मतलब 2.5 महीने ही बचे हैं तो उसको भी बताना पड़ेगा कि IPO की अपडेट क्या है। तो उन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये शो आपको सुनील सर के चैनल पे भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं।